तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। नीट का एग्ज़ाम डिक्लेयर हो गया और पेपर का पैटर्न भी आ गया है। पेन और पेपर मोड में ही होगा, एक ही होगा, कोई प्रीलिम्स मेंस का चक्कर नहीं है। बस ये डिसाइड होना बाकी है कि क्वेश्चन 200 रहेंगे कि 180 रहेंगे। और इन सब की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। सिंह सर आपको समय समय पर सारी लेटेस्ट जानकारी दे देते हैं, क्योंकि उनका सपना है अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो सबको पास सब कुछ होना चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट होने चाहिए। तो सस्ती सस्ती टेस्ट सीरीज भी चलाई और आपको उन क्वेश्चंस के डाउट्स के लिए ये सुविधा भी दी। किसी और कोचिंग के पेपर यूट्यूब पे डिस्कस नहीं होते हैं, बट यू कैन। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ए बिग ड्रॉप, छोटी छोटी कई ड्रॉप्स हैं, 1000 हैं और उनकी रेडियस स्मॉल और उनकी रेडियस स्मॉल आर है और इनको मिला दिया गया है और एक बड़ी ड्रॉप बना दी गई है। तो वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, लिक्विड का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो 1000 स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा? 1000, और ड्रॉप तो स्फेरिकल होती है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप जो बनेगी, और वो भी स्फीयर ही होगी, 4 पाई आर क्यूब। तो ये दोनों देखिए कट गए, क्यूब रूट ले लीजिए, 10 आर इज इक्वल टू आर, तो आर इज इक्वल टू आर बाई 10। तो छोटी ड्रॉप की रेडियस आर बाई 10 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Relative error in the determination of the surface area of sphere is alpha, then the relative error in the determination of its volume will be। तो पहले हम स्फीयर का वॉल्यूम और रेडियस दोनों लिखते हैं। तो वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरर के फॉर्मूले से डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाई आर, और सरफेस एरिया के लिए डेल्टा एस अपॉन एस इज इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाई आर। ये मेरे पास इक्वेशन बना। अब देखिए दिया क्या क्या है। सरफेस एरिया की एरर अल्फा दी गई है, तो अल्फा बराबर 2 डेल्टा आर बाई आर, तो डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू अल्फा बाई 2। अब वॉल्यूम वाली एरर निकालनी है, तो डेल्टा वी अपॉन वी बराबर 3 और डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू रख देंगे अल्फा बाई 2, तो ये आ जाएगी 3/2 अल्फा। तो पहला वाला आंसर सही है इसका। दोनों क्वेश्चन काफी इजी थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। Assuming the potential energy of a spring is 0 when it is stressed by x naught। तो ये हमारे पास स्प्रिंग है और ये इसकी नेचुरल लेंथ है, और सपोज कर लीजिए हमने इसको x खींच दिया, x नॉट खींच दिया,
तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कितना हुआ? कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? माइनस के एक्स है स्प्रिंग का फोर्स। तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स W इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, where x naught is the extension of the spring. X naught is the extension of the spring. अब देखिए यहां पर u when x बराबर 0 और u when x बराबर x नॉट, ये आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u x नॉट माइनस u नॉट 0 इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये आ गया भाई। और यहीं पर गेम किया गया है। नॉर्मली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का 0 यहां मानते हैं, लेकिन इस बार कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी 0 हम यहां पे मानेंगे। तो ये टर्म 0 है, तो u0 बराबर हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब दूसरा एक चीज लेते हैं। जब इसको कंप्रेस कर दिया एक्स नॉट बाई 2, तो फिर हम कंप्रेस कर रहे हैं, एक्स नॉट बाई 2 कंप्रेस कर रहे हैं, तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए u है, तो u माइनस यू नॉट इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो फिर वही होगा हाफ के एक्स नॉट बाई 2 का स्क्वायर, तो 1/8 के एक्स नॉट स्क्वायर। तो u माइनस u0 इज इक्वल टू माइनस आ गया 1/8 के एक्स नॉट स्क्वायर। अब आप u0 की वैल्यू रखेंगे, u माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो u की वैल्यू कितनी आएगी देख लीजिए, u की वैल्यू आएगी, ये तो u ही है, और ये प्लस होगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर और प्लस 1/8 के एक्स नॉट स्क्वायर, ये पहले से था वर्क डन वाला, तो इसको लिख सकते हो -4/8, ये आ जाएगी -3/8 के एक्स नॉट स्क्वायर। तो आंसर इसका थर्ड आएगा। और ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिएगा,
बेसिक डिफिनीशन ये होती है U माइनस U1 माइनस U2 बराबर माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और जीरो हम अपने मन से सेट करते हैं। तो नॉर्मली जीरो यहां सेट करते हैं तो आपके वही फॉर्मूले चलेंगे जो आपको याद है। इस बार जीरो का लोचा कर दिया है, इसलिए आंसर ऐसा आ रहा है। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पर क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये बहुत ही सिंपल है। एक 60 हार्स पावर की मोटर है और 2000 केजी के लोड को ये खींच रही है। ए 60 हार्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर लिफ्ट्स एन एलिवेटर, लिफ्ट को खींच रही है और इसका लोड कितना है, 2000 केजी है। तो 2000 इंटू जी नीचे हो गया और ऊपर नीचे की ओर एक फोर्स और लगेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स है 4000 न्यूटन। एंड सपोज लिफ्ट v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, और ये 60 हार्स पावर है तो पावर रख दीजिए 60 और ये 746 वाट है, 746 रख दीजिए। लिफ्ट के द्वारा लगाया गया फोर्स 2000 जी प्लस 4000 होगा, तो 20,000 ये हो गया, 4000 और जोड़ दिया तो 24,000 न्यूटन का फोर्स हो गया और इनटू स्पीड निकलेगा। तो 2 जीरो काट दीजिए, इधर से भी काट दीजिए, इधर से भी काट दीजिए, तो 74 गुणे 6 बटे 24, तो ये 6 चौको 24 हो गया 4। अब ये 74/4 है तो ये 240 होगा, तो ये 40 आ गया है। ये 2 जीरो काटे थे तो मैंने 24 लिखा था, तो 240 हो जाएगा। तो 7.4/4, तो 4 × 4, फिर 4 × 4 3 बचा 34 आया, तो 4 × 8 = 32 आ गया। और एक बचा है तो 4 दूनी 8, तो ये लगभग 1.9 मीटर पर सेकंड थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में आएगा। रॉड की सेम डायमेंशन है, फिर भी हम मान लेते हैं। मान लिया ईच रॉड की लंबाई L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और जंक्शन का टेम्परेचर हमने थीटा मान लिया। किरचॉफ्स के नियम से जितनी हीट इधर आएगी वो दोनों ऐसे ऐसे चली जाएगी। तो पहले यहां की हीट करंट लिखते हैं, 100 माइनस थीटा, पेन थोड़ा वैसा चल रहा है तो बदल लें, 100 माइनस थीटा, और थर्मल रेजिस्टेंस आप जानते हो L/KA होता है, तो L/A, और इसकी कंडक्टिविटी है 3K।
बराबर थीटा -50 और L अपॉन कंडक्टिविटी 2K है, और सॉरी प्लस थीटा -0 और L अपॉन KA है। अब चाहिए तो वैसे भी कर सकते हैं हम लोग, L अपॉन KA काट देंगे, चलिए कोई ट्रिक नहीं लगाते हैं, सीधे कैलकुलेशन करते हैं। L अपॉन KA तो बिल्कुल कट जाएगा सबसे, तो ये 1/3 है तो ऊपर जाएगा, 300 माइनस 3 थीटा, 2 थीटा माइनस 100 और प्लस थीटा, तो 300 माइनस प्लस 100 इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 3 थीटा, सारे थीटा को राइट साइड में रख लिया, तो 400 बराबर 6 थीटा, तो थीटा बराबर 400/6 आएगा, तो जंक्शन टेम्परेचर 200/3 आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका सही है। सिक्स देखिए, मैं ये जो लिए रहता हूँ, पिछली बार मेरे डिस्कशन में एक बच्चे ने लिखा था कि ये लोग सोल्यूशन देख के डिस्कस करते हैं, तो उन लोगों की जानकारी के लिए और तुम लोगों को भी बता दें कि सोल्यूशन बनाए हुए भी मेरे ही हैं, और कभी कभी छपने में स्लाइड बनने में गड़बड़ होती है, तो मैं अपने साथ पेपर और सोल्यूशन दोनों रखता हूँ, और साथ में मैचिंग भी करता रहता हूँ कि कहीं स्लाइड में या पेपर में कुछ मिसप्रिंटिंग तो नहीं हो गई है, मैच ना करे। तो ये सोल्यूशन भी हम ही ने बनाए हैं, और मुझे फिजिक्स आती है, ऐसी बात नहीं है। आप बिना सोल्यूशन के कहें तो भी कर देंगे, फिर पता चला कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई तो हम वो ठीक नहीं करा पाएंगे, इसलिए लिए रहते हैं। मोटर कार इज ट्रेवलिंग, तो स्पीड दी गई है v 30 मीटर पर सेकंड, और रेडियस दी गई है 500 मीटर, और इंक्रीजिंग स्पीड यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड है, स्क्वायर है। तो चूंकि स्पीड चेंज हो रही है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और इसमें एक्सेलरेशन होगा रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन इससे निकल आएगा, रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा 30 का स्क्वायर अपॉन 500, ये v स्क्वायर अपॉन r होता है, तो 900/500, 9/5 आ गया ये, तो 9/5 का स्क्वायर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होती है, ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको कैलकुलेशन आपको करनी है, तो कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ये 202.69 आएगा। अब मैंने यहां पे देख लिया आंसर, और आप इसको करोगे तब भी यही आएगा, करके देख लो। ये हो जाएगा 81/25 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 181 प्लस 100/25, तो ये बना 100 रहेगा, 81 प्लस 100/25, तो √181/25,
अब ये आंसर आ रहा। अब ये कितना है? नीचे तो 5 है, ऊपर 181 है, तो इसके पहले हमारे पास जो वैल्यू है जिसकी मुझे मालूम है स्क्वायर रूट, वो 169 है, इट इज 13। तो ये वाली वैल्यू रूट 181 ये 13 से बड़ी है, और नेक्स्ट स्क्वायर होता है 14, वो होता है 196, तो 14 से छोटी। तो ये कोई नंबर आएगा जो 13 से 14 के बीच में होगा। अगर 13 है तो ये 2.6 होगा, 14 है तो ये 2.8 होगा, तो मेरा आंसर इन दोनों के बीच वाला कोई होगा। तो 2.7 इसका आंसर आ जाएगा, सेकंड वाला लगभग। और अगर इसको कैलकुलेट करो तो 2.69 आएगा, वो भी 2.7 लिया जाएगा। ये हमारी कैलकुलेशन की टेक्निक है। वहां पे कई बच्चों को स्क्वायर रूट लेने में दिक्कत होती है, तो हम लोग ऐसे ही आंसर गेस कर लेते हैं। एक स्फीयर है, इसकी रेडियस r है, तो डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr²। और कोई एक एक्सिस है जो इसकी सेंटर वाली एक्सिस से x डिस्टेंस पर है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mr² प्लस m इंटू एक्सिस स्क्वायर। और कहते हैं इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन भी r ही है। तो अगर रेडियस ऑफ गायरेशन r है तो हमें मालूम है I बराबर होता है m²। तो इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन r है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mx² है, या mr² है। mr² है, रेडियस ऑफ गायरेशन r है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लीजिए। m काट दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2r² प्लस 7r², सॉरी 5r², 5x² इज इक्वल टू 5r²। पांच से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5x² इज इक्वल टू 3r²। तो x² बराबर 0.6r, सॉरी x बराबर, या x² बराबर 0.6r²। तो x बराबर √0.6r, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। मिला के देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस इज द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। ये तो डिफिनीशन है, स्ट्रेस की डिफिनीशन ही यही होती है, किताब में देखिएगा। इंटरनल फोर्स जो इलास्टिक फोर्स डेवलप होता है पर यूनिट एरिया। और रबर इज लेस इलास्टिक देन स्टील, ये भी सही है। और रबर लेस इलास्टिक देन स्टील क्यों होती है? क्योंकि स्टील का कोफिशिएंट यंग मॉडुलस रबर से ज्यादा होता है। अगर हम सेम साइज की स्टील और रबर की दो कॉर्ड लें, लेंथ दोनों की सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी दोनों का सेम है, और सपोज दोनों को सेम फोर्स लगा के खींचें
और यंग मॉडुलस लिखें तो यंग मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल इंटू एल। तो सब चीजें तो हमने सेम कर दी हैं और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जानते हैं रबर का एक्सपेंशन इन कंपैरिजन टू स्टील काफी ज्यादा होता है। तो देयरफॉर डेल्टा एल की वैल्यू रबर के लिए ज्यादा होगी तो इसका यंग मॉडुलस कम होगा। तो स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा हो गया इसलिए स्टील ज्यादा इलास्टिक है, तो ये गलत हो गया। हाँ नहीं, ये भी सही हो गया, सही हो गया। स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा है, स्टील ज्यादा इलास्टिक है, तो दोनों सही हैं। लेकिन ये इसका रीजन थोड़ी ना है, वो तो डिफिनीशन है, उसका कोई रीजन नहीं है, इसलिए हम लोग सेकेंड ऑप्शन पर जाएंगे। का रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body in SHM when it is a distance of 1 by m of the amplitude from the mean position। तो पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो है। ये दोनों टर्म कट जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अब x बराबर है 1 बाई एम इंटू ए, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ, तो ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 हुआ, तो ये दोनों भी कट गए, आंसर तुम्हारा एम स्क्वायर माइनस 1 आ गया, फोर्थ। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट आइए, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी थ्रू ए की। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये एक बैटरी है और की के थ्रू ये जुड़ा हुआ है। चलिए बना दिया। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट K is introduced between the plates, the energy which is stored becomes K times। तो हमारे पास पहले ये डाइलेक्ट्रिक नहीं थी और स्विच के थ्रू इसको K हमने डाला, तो एनर्जी पहले कितनी थी, हाफ सी वी स्क्वायर, ये बैटरी का पोटेंशियल V मान लीजिए, और बाद में हाफ के सी इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि बैटरी लगी होने से इसका पोटेंशियल V ही रहने वाला है। तो अब एनर्जी K टाइम्स बढ़ गई है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज प्लेट रिमेन्स कांस्टेंट। तो चूंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो पहले चार्ज था CV, अब चार्ज हो जाएगा KCV, और सरफेस डेंसिटी सिग्मा होती है चार्ज अपॉन एरिया। तो बाद में चार्ज बढ़ गया है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी K टाइम्स बढ़ जाएगी, ये अनचेंज नहीं रहेगी, इसलिए थर्ड आंसर सही है। असर्शन सही है, रीजन गलत है। ये वायर है और मुझे एक वायर था, उसका रेजिस्टेंस R था और इसको एक सर्कुलर रिंग में बदल दिया गया। P और Q दो पॉइंट हैं, इसका रेडियस R है और ये वाला एंगल 60 दिया हुआ है।
और मुझे P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मान लीजिए कि इधर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस R1 है और इधर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस R2 है। अब ये एंगल अगर 60 है तो ये 300 है। ये वाली लेंथ अगर L है इधर वाली, तो इधर वाली 5L हो जाएगी क्योंकि रेडियस वही है। तो अगर इधर वाला रेजिस्टेंस R है तो इधर वाला रेजिस्टेंस 5R हो जाएगा और इसको मैं X मान लेता हूं, X और 5X ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ? X इंटू 5X अपॉन X प्लस 5X, तो आ जाएगा 5X अपॉन 6। अब इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस मेरे पास R था, तो यानी X प्लस 5X की वैल्यू R होगी, यानी X की वैल्यू R/6 होगी। तो X की वैल्यू रख दो 5/6 R/6, तो 5/36 R इसका रेजिस्टेंस हो गया। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट में आते हैं, इस वायर पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जो बीच वाला वायर है C, इसमें से करंट 5 एम्पियर की है। तो मतलब इस वायर पर इसके द्वारा फोर्स, अब देखो इसमें करंट सेम डायरेक्शन में है, अट्रैक्शन लगेगा और इसमें भी अट्रैक्शन लगेगा, तो अपोजिट हो गए ना। और चूंकि सेम फोर्स है इसका मतलब है हमारे पास ये दोनों फोर्स बराबर भी होंगे, तभी तो कैंसिल होंगे, नेट फोर्स 0 आएगा। और अगर ये दोनों फोर्स बराबर हैं तो इनकी वजह से और इनकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर होंगी मैग्नीट्यूड में। तो इसकी वजह से होगी μ0 अपॉन 4 पाई 2I बटे x बराबर μ0 अपॉन 4 पाई 2 इंटू 10 बटे 15 माइनस x। काफी चीजें कटेंगी, 4 पाई कटेगा और 2 कटेगा, तो मेरे पास क्या बना भैया? 15 बटे x बराबर 10 बटे 15 माइनस x। अभी भी और काटेंगे, 5 से काट दो, ये 3 है ये 2 है, तो 3 × 5 = 45 माइनस 3x बराबर 2x। तो 5x इज इक्वल टू 45, तो x बराबर 9 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये 9 सेंटीमीटर आ गया, यहां से x पूछा गया था नेट फोर्स 0 करके। अब इसमें जो बच्चों को परेशानी होती है, कोई बात नहीं, करते हैं। VA लिखो, करंट ऐसे जा रही है तो इसमें ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप कितना होगा? करंट 5 एम्पियर दी है तो -5 × 1, और इसमें गेन होगा तो +15। अब इसमें जो ड्रॉप होता है आप ऐसे लिख दिया करो, L 5 × 10⁻³ di/dt बराबर VB। इसमें भी करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप ही मानते हैं, और di/dt निगेटिव है क्योंकि ये रेट डिक्रीज कर रहा है, ये 10⁻³ है। तो VA -5 +15
-15 -5 और ये -10⁻³ रखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर VB। तो ये 5 से 5 कट गया, तो VB माइनस VA चाहिए, तो VA इधर ले आओ, ये 15 बचा है, आंसर 15 वोल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second from a metal surface increases when, तो ये सब कुछ जानते हो, चौथा आंसर होगा, अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो करंट बढ़ेगी, ज्यादा फोटॉन गिरेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एनर्जी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब वही है, एनर्जी बढ़ाना, और वेवलेंथ भी बढ़ाने घटाने का मतलब है। अब वेवलेंथ बढ़ाओगे तो एनर्जी कम होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसका असर सिर्फ इंटेंसिटी पर होता है। बोर मॉडल में फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो फोर्स प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, और r प्रोपोर्शनल होता है n² के, तो F प्रोपोर्शनल टू n² का स्क्वायर, तो 1/n⁴ ये आंसर आ गया क्वांटम नंबर के हिसाब से। इन ए गिवन सर्किट एज शोन द 2 इनपुट वेवफॉर्म A एंड B अप्लाई किया गया है, रिजल्टेंट वेवफॉर्म Y इज, तो देखिए ये A आ रहा है, ये B जा रहा है। अभी मॉडर्न फिजिक्स आपने की है पेपर, ये सब आता होगा, तो ये A बार प्लस B बार आ रहा है, तो Y बराबर A बार प्लस B बार आ गया। तो ये आ गया A.B का होल बार। अब यहां पे देखिए, आप जीरो बना लीजिए पहले तो समझ में आएगा। ये दोनों 1 है, तो इनिशियल फेज 0 आना है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और इसके बाद दोनों 1 है तो 0 आएगा, तो 1 आना चाहिए। इसके बाद ये 0 ही है, तो फिर ये 1 है, तो फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहां पर क्या किया गया है, एक माइका की स्लैब रख दी गई है, थिकनेस T इन द स्लिट, फ्रंट ऑफ स्लिट S1, और देखो जब स्लिट रख देते हैं तो μ-1 इंटू T से ये वाली लेंथ बढ़ जाती है, इफेक्टिव लेंथ ऑप्टिकल ये बढ़ जाती है। तो पहले हमारे पास था S2P माइनस S1P, अब ये वाली लेंथ और बढ़ गई μ-1T, तो अब जो पाथ डिफरेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा। पहला आंसर हाँ सॉरी, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ये बढ़ गया है ना। तो पहले क्या था, खाली S2P माइनस S1P था, ये कुछ क्वांटिटी थी, और अब इतना और कम होगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगा μ-1T से।
एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, न्यूट्रल होता है। डोपिंग में मैं न्यूट्रल एटम मिलाता हूँ, कोई चार्ज आने का सवाल नहीं होता है। पी टाइप नाम इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होल की संख्या ज्यादा होती है, सारे बच्चों को मालूम होगा। करंट थ्रू बैटरी B1 निकालनी है, तो इसको मैं करता हूं, कई तरीके से कर सकते हैं, और मैं ऐसे करता हूं कि मैंने इसका वोल्टेज 0 मान लिया है, तो यहां का वोल्टेज 15 हो जाएगा, यहां का वोल्टेज 30 हो जाएगा, ये वाला वोल्टेज V मान लिया। अब मैंने करंट मान ली, इसमें करंट ऐसे आ रही है, इसमें करंट ऐसे आ रही है, ये दोनों मिलके नीचे जा रही हैं, तो 15 माइनस V अपॉन 6 प्लस 30 माइनस V अपॉन 12 बराबर V/6। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30 माइनस 2V प्लस 30 माइनस V बराबर 2V। 12 से मल्टीप्लाई किया इसे, तो 6 कट गया है, 2 से हो गया है, तो उधर जाके हो गया 60 बराबर 5V। तो V बराबर 12 पंचे 60, तो ये 12 वोल्ट हो गया। और B1 वाली धारा यानी ये करंट निकालनी है, तो 15 माइनस 12/6, तो 3/6 यानी 0.5 एम्पियर की करंट इसमें से फ्लो करेगी। ये मैंने इसको किया है नोड वोल्टेज मेथड से, और इससे ये जल्दी निकल आई है। आप किरचॉफ्स लॉ से भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा लंबा पड़ेगा, और आगे भी और तरीके हैं, वो आपने पढ़े ही नहीं है। पार्टिकल रिमेन स्टेशनरी का मतलब है ये रेस्ट में है, एक्सेलेरेशन 0 है, मतलब इक्विलिब्रियम है, तो यानी तीनों फोर्सेस का सम, वेक्टर सम 0 होगा। अब देखें क्या क्या सही है, ये तो सही है ही है, और ये भी सही है। P1 को इधर रख के उधर ले जाओ, और चूंकि P2 और P3 परपेंडिकुलर हैं, तो अगर हम ये पाते हैं कि P1 बराबर माइनस P2 प्लस P3, तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर, ये इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो थर्ड भी सही है, इसलिए चारों सही है, ये चारों आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट में आइए। ये इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस हैं। इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड भी बराबर है, और सिमिलर माने दोनों के साइन भी सेम है, और इनके ठीक बीच में एक तीसरा सिमिलर चार्ज रखा गया है, वो भी इक्वल ही है, तो ये भी +Q है। तो थर्ड चार्ज विल, अब देखो ये बीच में है, तो ये फोर्स इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जो फोर्स इन दोनों के बीच में होगा रिपल्शन का, ये उतना ही इन दोनों के बीच में होगा रिपल्शन का ये, तो ये मेरे पास इक्विलिब्रियम होगा। तो एक्सपीरियंस से फोर्स कुछ नहीं है, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। अब एक्सिस में अगर इसे डिस्प्लेस करोगे, सपोज इसको उठा के यहां कर दिया, तो इसका रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। इट विल ट्राई टू मूव इन प्रीवियस इक्विलिब्रियम पोजीशन, और अगर इसको इधर शिफ्ट करोगे तो इसका रिपल्शन बढ़ जाएगा, तब ये इधर जाने की कोशिश करेगा। तो ये अलोंग द एक्सिस इसका हमारे पास
इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। जब आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो पुरानी पोजीशन की ओर पार्टिकल की ओर फोर्स लग रहा है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एसएचएम की कंडीशन है। फोर्थ आंसर इसका रहेगा। एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल विजन of a telescope which contains an objective of focal length f1 and focal length f2। तो ये मैं आपको क्या बताऊं, ये सीधे सीधे आपसे पूछा गया है फॉर्मूला, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ टेलीस्कोप, और ये कैप्लर्स लॉ है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। तो अगर टी स्क्वायर और आर क्यूब में ग्राफ खींचेंगे, ये वाई एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पे है, तो ये 23 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये सब वो क्वेश्चन है जो आपको याद होने चाहिए, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 24 थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेमी सर्कुलर वायर ओएबी का मास m है, तो इसका मास हमने m मान लिया और रेडियस r मान लिया, और ये इसके अलोंग पूछ रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं कि इसको ऐसे नीचे बढ़ा देता हूं, और अब ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे याद है, रिंग के केस में होता है, वायर है तो इसको रिंग मानेंगे, वायर के केस में ये होता है डायमीटर के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 प्लस m इंटू आर स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर, और ये अगर पूरा सर्किल मानेंगे तो ये 2m हो जाएगा, तो 3/2 2mr स्क्वायर आ गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन किसका, अगर हम इसको पूरी एक सर्किल मान लें, जितना ये ऊपर वाला पोर्शन है, जितना ये ऊपर वाला पोर्शन है, उतना ही पोर्शन हम नीचे भी जोड़ दें, तो अब तो ये कंप्लीट रिंग हो गई ना, कि फॉर्मूला चल जाएगा मेरे पास। तो 3/2 2mr स्क्वायर ले लेंगे, लेकिन क्योंकि रिंग का मास तो 2m है, तो अगर हम इसमें m जैसा सेमी सर्किल ऊपर है वैसा नीचे भी जोड़ दें, तो पूरी रिंग बन जाएगी r रेडियस की, मास 2m हो जाएगा, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ये लिख लेंगे 3mr स्क्वायर। अब यहां पे मेरा गेम देखो, कोई भी एक्सिस अगर सिस्टम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट काटे, जैसे ये एक्सिस थी ऐसे काट दे, और अगर तुमने ये एक्सिस ली तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऊपर और नीचे दोनों पोर्शन सिमेट्रिकल है, तो आधा ऊपर का होगा आधा नीचे का होगा, तो हम लोग के पास कटे हुए पोर्शन का हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन। तो ये हमेशा याद रखो। और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, v और y के बीच में ग्राफ खींचा गया है, तो v बराबर होता है e माइनस आई आर, तो v और i के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, और इसका स्लोप जो होगा वो r देगा, तो इसका स्लोप होगा -y/x, और वो हो जाएगा -r, तो इंटरनल रेजिस्टेंस y/x, फोर्थ ऑप्शन होगा। तो ये आपके 25 क्वेश्चन मैंने किए, आगे वाले क्वेश्चन आगे वाले सर करेंगे। थैंक यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक आपको रिस्पेक्टेड आरडी सर ने कराया, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है न्यू लाइट के, और फिजिक्स के ज्यादातर पेपर सर ही डिजाइन करते हैं, और आज का पेपर आप लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा।
आई होप सो। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ए चार्ज क्यू नॉट इज हेल्ड ओवर अ कॉर्नर ऑफ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड एल। कोई एक चार्ज क्यू है वो हेल्ड किया गया है किसी कॉर्नर पे, किसके, स्क्वायर प्लेट के, और साइड एल, हाइट भी एल रखी गई है। यानी देखिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास सिर्फ एक प्लेट है, अच्छा इससे हाइट एल पे है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक अलग से बना भी देते हैं। देखिए एक क्यूब हम बना देते हैं, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए ये ला के कहीं यहां पे रखा गया है। अगर हम बात करें अपने सिर्फ एक प्लेट को छोड़ दे रहे हैं तो उससे वो कितनी हाइट पे था, एल हाइट पे था। अब प्रॉपर फिगर तो नहीं बन रहा है। अब देखिए इसी तरीके का हमें यहां पे इसको कवर करने के लिए इधर कितने की जरूरत, ऐसा एक क्यूब हमें इधर बनाना पड़ेगा, दो इसके पीछे रखने पड़ेंगे, फिर भी आधा चार्ज कवर नहीं होगा, तो हमें टोटल 8 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। अगर यहां पे हम बनाने की कोशिश करें इसको कवर करने के लिए, तो देखिए 8 क्यूब की जरूरत पड़नी है हम लोगों को। एक क्यूब हमें ऐसे ही चाहिए, ये आपका हो गया। दूसरा यहां से इस तरीके से हमें एक क्यूब और चाहिए होगा। फिर ये इधर का हो गया। या चलिए देख लेते हैं हम लोग, इस तरीके से हमें एक क्यूब इधर की तरफ चाहिए, इसके ऊपर भी दो, इसके पीछे 2 क्यूब चाहिए, और 2 क्यूब क्या चाहिए, ऊपर की तरफ चाहिए, तब जाके ये चार्ज आधा ढका जाएगा। इसके बाद ऐसे हमें टोटल 8 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। अच्छा प्लेट आपके पास कितनी है, एक, तो यानी ये जो बटेगा, हमें पता है कि अब जो फ्लक्स हमें एसोसिएट मिलेगा प्लेट से, फ्लक्स जो हमें एसोसिएट मिलेगा प्लेट से, पहली चीज तो ऐसे होंगे कितने, 8, तो Q बाई 8 यही इफेक्ट हमें मिलेगा, इंटू ये चार्ज हो गया इंटू 1/3, 3 सरफेस, और ये इप्सिलॉन नॉट, तो यहां से आ गया Q/24 इप्सिलॉन नॉट। देखो फिर से समझ लो, ये ऐसे इस चार्ज को कवर करने के लिए एक क्यूब हमने बनाया, ऐसा कितना बनाना पड़ेगा, 4। जब हम 4 इधर रखेंगे तो 4 ऊपर भी चाहिए इसको ढकने के लिए, यानी टोटल जरूरत कितने की है, 8 की। तो हमारे लिए जो इफेक्टिव चार्ज होगा Q/8 होगा, और यहां पे कितना लेंगे, 1/6, तो यहां से क्या आ जाएगा, Q/24 इप्सिलॉन नॉट। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, वैसे PYQ में ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड B = B नॉट एक्स के। अब देखो यहां पे हम लोग बात करते हैं, आगे वो बोल के रखा है कि करंट जो है वो किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। करंट किस पे है, एक्स एक्सिस पे, और वो फोर्स पूछ रहा है, क्या कर रहा है, फोर्स आपसे पूछ रहा है। अच्छा जेड एक्सिस ये बोल के रखा है कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब थोड़ा सा आपको इस पे समझना पड़ेगा। अगर देखिए अगर हम राइट हैंड अपना ले लें, जिससे लिख रहे हैं राइट हैंड, तो अब देखिए FBI, यही तो बोलते हैं फोर्स BI, FBI, या इसी को कुछ लोग बोलते हैं फादर मदर चाइल्ड। FBI लिख दीजिए, या फादर मतलब फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा करंट, ऐसा लिख सकते हैं। हमें 2 की डायरेक्शन वो दे के रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की और करंट की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ दे रखा है, जेड की तरफ, यानी बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन FBI। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें कहां दे रखा है, बाहर की तरफ।
और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, के पे, यानी अब हम इस उंगली से किसको दिखाएंगे, बाहर की तरफ, और उसके बाद आई जो है वो किस एक्सिस पे दिखा रहा है, एक्स पे, तो ये कुछ अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहां से हमें ये क्लियर हो रहा है कि एफ इक्वल टू बी नॉट एक्स आई कैप। अब देखिए फोर्स की डायरेक्शन हमें यहां से क्लियर हो गई है कि फोर्स जो भी मिलेगा वो माइनस जेड एक्सिस पे मिलेगा। किस पे मिलेगा, माइनस जेड एक्सिस पे मिलेगा। उसका रीजन भी है कि अब देखिए एक तरफ के है, दूसरी तरफ क्या है, एक्स है, और एफ बी आई का रूल हम लगाएंगे तो ये हैंड से हम अपने इस चीज को जज करेंगे कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड को उसने बोल के रखा है कि किस पे चले जाओ, जेड एक्सिस पे। करंट को बोल रहा है किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो यानी ये क्लियर है कि ये किस पे होगा, वाई एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि वाई एक्सिस तो हम लोग ले रहे हैं, लेकिन वाई एक्सिस हमें कहां की तरफ मिलेगा। अब देखिए अब जब हम हाथ को लेंगे तो फोर्स हमारा यही तो दिखा रहा है, तो फोर्स हमारा ये देखिए, अब यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, करंट को। हाथ हमारा प्रॉपर ऐसे होना चाहिए, आपके लिए ये शायद विजिबल होगा, जैसे ये देखिए ये दिखाया जा रहा है। अब ये अंगुली जो है, ये अंगूठा जो है किसको दिखा रहा है, फोर्स को, किधर की तरफ है, डाउनवर्ड है। ये जो बीच वाली फिंगर होती है मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये इस तरीके से। अब देखिए यहां से हम लोग करने की कोशिश करेंगे, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए देखिए अब उस पर ज्यादा नहीं करते हैं। एफ इक्वल टू, अब देखो पहले हमें यह पता है कि हम जब डीएफ लिखेंगे, पहले छोटा सा फोर्स लिखते हैं डीएफ। तो डीएफ अगर हम लोगों को लिखना हुआ तो डीएफ हमारा आ जाएगा आई बी, अच्छा आई कंप्लीट है यहां पे, आई बी। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बी की जगह क्या है, बी नॉट एक्स है, बी की जगह क्या है, बी नॉट एक्स। और हम छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन लेते हैं। कैसा पोर्शन लेते हैं, एलिमेंटल पोर्शन लेते हैं, जिसकी लेंथ हम dx ले रहे हैं। dx इतना छोटा हिस्सा है कि इससे ज्यादा छोटा हम सोच नहीं सकते। तो अब देखिए यहां पे माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि ये माइनस साइन क्यों लगाएंगे वो मैं बता रहा हूं। इसके बाद अब छोटी सी लेंथ ले रहे हैं हम लोग dx, और उसके बाद क्या दिखाएंगे, माइनस जे कैप। माइनस जे कैप किसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है, फोर्स को, तो ये इधर की तरफ आ जाएगा। तो यहां से डी एफ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस आई बी नॉट एक्स डी एक्स जे कैप। इस तरीके से लिखना कुछ हम लोगों के लिए पॉसिबल हो पा रहा है। अब देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे इसी चीज में, तो डी एफ इक्वल टू अभी हम लोगों ने लिखा माइनस, करंट की वैल्यू कैपिटल में है, आई बी नॉट एक्स डी एक्स जे कैप। यहां से अगर हमें पूरा फोर्स चाहिए तो हम इंटीग्रेट कर देंगे इसे डी एफ को, यहां आ जाएगा माइनस आई बी नॉट एक्स डी एक्स जे कैप। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहां पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, dx के, तो लिमिट किसकी लेंगे, dx की। अब देखिए हमारे पास आजादी ये है कि dx हम यहां ले सकते थे और मैक्सिमम यहां, तो लिमिट यहां से क्लियर हो गई कि 0 टू क्या लेंगे, l, 0 टू l लेंगे। तो यहां से f इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस आई बी नॉट, क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है dx के लिए, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास बच सिर्फ क्या रहा है, एक्स डी एक्स जे कैप 0 टू l। अब यहां से हम लोग माइनस आई बी नॉट रहने दे। इसके बाद एक्स डी एक्स है, हमें पता है कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का हमें तरीका पता है बच्चे की, एक्स की पावर n dx अगर होता है a से b तक मान लीजिए, तो वहां पे हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, एक्स n प्लस 1 अपान n प्लस 1। यानी यहां से ये बेसिक फार्मूला आपको पता है कि यहां पे हम क्या करते हैं, n प्लस 1 और ये n प्लस 1, यहां पे पावर में 1 ऐड करते हैं, तो वही काम यहां पे हम लोग करने जा रहे हैं। अब देखिए ये बेसिक फार्मूला था इसलिए हटा दे रहा हूं। यहां पे x का जब इंटीग्रेशन होगा तो पावर में 1 ऐड होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, 0 से लेके l, उसके बाद j के। यहां से आगे बढ़ेंगे तो f इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस आई बी नॉट एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, l स्क्वायर बाई 2, 0 टू
एक्स स्क्वायर बाई 0 to L। अब देखिए ये अगर मुझे लिखना हुआ तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। अब देखिए एक बार इसकी ये 2 को मैं कॉमन ले रहा हूं। अब x की जगह पहले क्या रखूंगा, एल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर जे कैप, यहां से आ जाएगा माइनस आई बी नॉट बाई 2 एल स्क्वायर जे कैप। ऐसा डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखिए ऐसा फॉर्म आई बी नॉट है ये, तो यहां पे अगर इस तरीके से देखें तो आई बी नॉट एल स्क्वायर जे कैप, ये 27 का जो ऑप्शन सही होगा वो थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए सोप बबल इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 16 वोल्ट। एक सोप बबल है, इसको चार्ज किया जा रहा है, पोटेंशियल कितना 16 वोल्ट, और उसके बाद रेडियस डबल कर दिया जा रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए पहले ये कोई बबल था, इसको उठा के रेडियस हम लोगों ने क्या कर दिया, डबल कर दिया। मान लेते हैं कि पहले रेडियस इसका r था, ये रेडियस बढ़ा के हम लोगों ने कितना कर दिया 2r। ये अपनी मर्जी पे हम इसको r मान रहे हैं और ये डिस्टेंस कितनी मान ले रहे हैं 2r। अब देखो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो v1 इक्वल टू, अगर मुझे लिखना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q बाई, इसकी वैल्यू दे रखी है 16। कितनी दे रखी है 16। उसी तरीके से अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूंगा तो v2 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। चार्ज के साथ आप कुछ नहीं कर रहे हो, रेडियस 2r हो रही है, चार्ज वही सेम है। अब यहां पे इसको लिखना हुआ तो मैं v2 को ऐसे लिख सकता हूं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q बाई r इंटू 1/2। ये पूरी वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो कितनी आ रही 16, तो v2 इक्वल टू आ गया 16/2, यानी कितना आ गया 8 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन होगा 8 वोल्ट। फिर आगे बढ़ते हैं। इफ द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस इज q नॉट एंड द इनर सरफेस इज अर्थ, देन द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर इज। अब देखो इनर स्फीयर को हम लोगों ने क्या कर दिया है, ले जाके अर्थिंग कर दी है। अर्थिंग कर देने की वजह से अब ये पूरा का पूरा चार्ज शेयर कर चुका होगा। तो अगर अब पोटेंशियल मुझे लिखना हुआ, पोटेंशियल एट इनर सरफेस, पोटेंशियल कहां पे लिखना हुआ, इनर सरफेस पे, तो हमें पता है कि जब किसी चीज को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है 0। पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। अब देखिए लिखने की कोशिश करते हैं इस चीज को, पोटेंशियल पहले लिखने की कोशिश करते हैं। अब जो भी पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा, आउटर चार्ज की वजह से, लेकिन आउटर चार्ज की वजह से इंडक्शन होगा। तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q अपान। अब देखिए दो रेडियस है, एक r2 है, दूसरा क्या है r1। तो जब q नॉट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं q नॉट की, तो q नॉट की जब बात करेंगे तो रेडियस कौन, q का जब बात करेंगे q नॉट की तो वो कौन सा रेडियस लेंगे r2 प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q डैश अपान r1, ये बराबर आ जाएगा 0 के। यहां से अगर हम चाहें तो कॉमन लेके 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट उधर भेज दे तो हमारे पास बचा क्या q नॉट अपान r2 प्लस q डैश अपान r1 इक्वल टू यहां से 29 को अगर हम देखेंगे तो ये इधर की तरफ जाएगा तो q यहां से आ जाएगा q डैश इक्वल टू q डैश अपान r1 इक्वल टू माइनस q नॉट अपान r2। यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे तो q डैश इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस q नॉट r1 अपान r2। अब देखते हैं कोई ऑप्शन ऐसा है कि नहीं, माइनस q नॉट r1 अपान r2। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आगे है बच्चे, बॉडी ऑफ मास m थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अटेन्स ए मैक्सिमम हाइट h, at what height will its kinetic energy be 75% of its initial value। अब ये कह रहा है कि एक बॉडी जिसका मास m है उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, वो मैक्सिमम हाइट कितना जा सकती है h,
और वो 75% इनिशियल का रह जा रही है। किस हाइट पे काइनेटिक एनर्जी 75 रहेगी? अगर काइनेटिक एनर्जी 75 रह जाएगी, इसका सीधा मतलब यह है कि अब ऊपर जब वो पहुंचेगा तो सिर्फ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी mgh। तो यानी जब ये 75% काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी, जब फेंका जाएगा तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी, तो इसका सीधा मतलब है कि 1/4 क्या बचेगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अब यहां पे 3/4 पे, हाँ, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है? सर्किट कोई काम नहीं करेगी यहां पे। काइनेटिक एनर्जी अगर फाइनल आपको लिखना है, ठीक है, तो ये पता है कि 3/4, 75 का मतलब 3/4 दे रखा है काइनेटिक एनर्जी किसकी? इनिशियल की। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बच्चे, उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना दे रखा है? 3/4 इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3/4 इंटू हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। हाफ एम से हाफ एम गयो काम से वी फाइनल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3/4 वी इनिशियल का स्क्वायर, ऐसा हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब ये स्टेप कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। अब देखिए हमें पता है कि वो मैक्सिमम हाइट जब उठाएगा तो वी फाइनली क्या हो जाएगा? 0 एट मैक्सिमम हाइट। एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, बचेगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, यानी वी फाइनल वहां पे क्या होगा? 0। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये मैं बात कर रहा हूं एट मैक्सिमम हाइट की, किसी भी नॉर्मल कंडीशन की नहीं। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा, भाई आपको पता है कि जितना काइनेटिक एनर्जी घटेगी उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। ये बराबर हो जाएगा केई इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी फाइनली जो होगा, भाई सीधी बात है कि कुछ ना कुछ घट रहा होगा, तो इनिशियल से घट रहा होगा और वही एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। किसके? इनिशियल के। ये बहुत बेसिक सी चीज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, इसी का यूज है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये हो जाएगा हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर माइनस, अब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिखनी है तो इनिशियली हम लोग मान लेते हैं कि कितना है? mgh। भाई यही h हम लोगों को निकालना है, उसी पे बात कर रहे हैं। तो यहां से हम लोग v फाइनल का स्क्वायर, ये जो कट रहा है वो काट दीजिए, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m कटेगा, तो v फाइनल का स्क्वायर ये बराबर किसके आ गया? v इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2gh। अच्छा v फाइनल हमें पता है कि यहां पे जब मैक्सिमम हाइट की बात हो रही तो वो क्या होगा? 0। तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया? v इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2gh। यहां से हम लोग लिख सकते हैं v इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहां तक लिख पाना हम लोगों के लिए थोड़ा सा आसान है। अब देखिए जो डेटा हमें पता है वो यूज कर देते हैं। चलिए एक स्लाइड और छोटी सी ले लेते हैं। अब यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 3/4 v इनिशियल का स्क्वायर। ये देखिए ये दे रखा है 3/4 v इनिशियल का स्क्वायर, तो ये v फाइनल की जगह ही रख रहे हैं। ये बराबर किसके होगा? v इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2g। अब यहां से इसको ले आना चाहेंगे तो इधर ला सकते हैं, तो 2gh इक्वल टू आ जाएगा v इनिशियल का स्क्वायर माइनस 3/4 v इनिशियल का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/4 v इनिशियल का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए अब सिर्फ वैल्यू रख रही है 2gh, ये 1/4 v इनिशियल का स्क्वायर, तो 1/4 वही रहेगा, v इनिशियल निकाला है अभी आपने, कितना आया था? 2gh। तो देखिए 2g से 2g कैंसल हो गया, तो h इक्वल टू कितना आ गया? स्मॉल h/4। अब देखिए यहां से कोई ऑप्शन है? जी हाँ, स्मॉल h/4। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था बच्चे और कुछ था नहीं इसमें,
Two balls are projected from a tower with same speed, one vertically upward and other vertically downward. If they take 3 seconds and 2 seconds respectively to reach the ground, find the height of water. प्रभु जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो कुछ मत करो, हाफ जी टी जो लिखोगे वो कितना आएगा, T1 T2 का स्क्वायर। ये शायद फार्मूला आपने कहीं पढ़ रखा होगा, तो उसके लिए कोई परेशान होने वाली चीज नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और ये रूट में रहता था, ठीक है। यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको डायरेक्ट लिखने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, या आपका काम इसी से चल जाएगा, T1 इंटू T2 कर देना। वैसे होता क्या है कि T इक्वल टू रूट में T1 T2, ये रिलेशन डिराइव किया जाता है, आपने पढ़ा होगा। अब देखो ऐसा लिख सकते हैं, H इक्वल टू हाफ, G की वैल्यू 10, T1 कितना दे रखा है 3, T2 कितना दे रखा है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर 30 मीटर। अगर ये ट्रिक आपको, ये ट्रिक है बच्चे, क्या है ट्रिक है, कितना आ गया 30 मीटर, तीसरा ऑप्शन। अच्छा ट्रिक से ही का सारा काम नहीं चल सकता, आप में से कुछ लोग होंगे कि सर ये प्रॉपर कैसे चैनलाइज करते हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूं। देखिए एट ये बोल रहा है, अब क्वेश्चन को मैं समझाता हूं थोड़ा सा, कि जब एक को ऊपर की तरफ फेंका गया, एक को नीचे की तरफ, जिसको ऊपर फेंका गया उसको 3 सेकंड लगा, और नीचे जिसको फेंका गया डायरेक्ट वो उसको कितना लगा 2 सेकंड। तो अब पूछ रहा है कि हाइट ऑफ टावर बता दीजिए। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन चुका है बच्चे, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, फॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड की बात कर रहे हैं, फॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड। जब हम 2 सेकेंड की बात करेंगे तो अब देखिए वो कहां की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। अब देखिए ये आपको पता है कि u की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां से s इक्वल टू यू इंटू 2 प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 रख देते हैं, चलिए 10 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4, या 2 इंटू 2 कर देते, आपकी आत्मा दुखी ना हो। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो s इक्वल टू आ जाएगा 2u प्लस 20, या जरूरत पड़ेगी तो 2u प्लस 10 ले सकते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अभी जितनी बातें की हम लोगों ने वो सिर्फ t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए की। किसके लिए की? t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए की। अभी कुछ और बातें होनी बाकी है, फॉर t इक्वल टू 3 सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर मैंने टावर से इसको फेंका है तो ये ऊपर जाने में, फिर नीचे आने में, भाई यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, तो बचा हुआ टाइम कितना 1 सेकेंड। तो ये ऊपर जाने और नीचे आने में, यानी हम मान लेते हैं ये O है, तो O से A जाने और वापिस आने में कितना टाइम लेगा, O से A जाने में प्लस A से वापिस O आने में कितना टाइम लेगा 1 सेकेंड, क्योंकि टोटल टाइम इसको 3 सेकंड लग रहा है। फेंका आपने ऊपर गया, इसकी वेलोसिटी 0 हुई, फिर नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है 3 सेकंड, जबकि आपको पता है यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा 2 सेकंड। तो इस तरीके से टाइम आपके पास जो बचेगा वो कितना बचेगा 1 सेकंड। अब देखिए v इक्वल टू, अब हम बात करते हैं, अब ये फॉर O2A, जब O2A की बात करते हैं यानी ये ऊपर जा रहा है, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू u माइनस जी और t। अब देखिए अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहां से यहां तक जाने में 1 सेकेंड लगा, यानी यहां से यहां तक जाने में 0.5 सेकेंड, लौट के आने में भी 0.5 सेकेंड, इस तरीके से हमें टोटल टाइम कितना लगा 1 सेकेंड लगा। तो अब यही वैल्यू हमें रखनी है u माइनस जी टी की वैल्यू हमें ध्यान से रखनी है 1/2। अब यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे तो v इक्वल टू हम लोग यहां से लिख सकते हैं u की वैल्यू हो जाएगी 0, सॉरी u निकालना है, v आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फाइनली v क्या होगा 0, u माइनस जी टी ये वैल्यू हो जाएगी 0। यहां से हम लोग लिख सकते हैं जी टी इक्वल टू यू, जी टी इक्वल टू यू लिख सकते हैं, हम लोगों से u पूछा जा रहा है तो u इक्वल टू
जी और टी की वैल्यू हमें पता है 1/2 ही तो है, 1/2। तो यहां से ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ यू निकाला है, अब यू निकाल चुके हैं, यू की वैल्यू यहां हम लोगों ने निकाली थी एस। तो यहां से अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और छोटा करके यस इक्वल टू हम लोगों ने फाइनली निकाला है 2u + 20। तो 2 इंटू यू कितना 5 + 20, ये 10 + 20 कितना आ गया 30 मीटर। बच्चा इतना कैलकुलेशन करना, इतना सोचना ये जरूरी नहीं है। हमें नीट का पेपर देना है तो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस AB इज व्हेन गिवन बाय डायोड्स आर इन रिवर्स बायस्ड। जब ये रिवर्स बायस्ड में है तो अब देखिए भाई, हमें पता है क्वेश्चन में ये छूट गया, देखो 4 का 4 कितना आना चाहिए 16, तो ये 8 है तो यहां कितना रहना चाहिए था 2 ओम, यही आपसे छूट गया है। और इसके लिए कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये 2 ओम रहेगा, इसके लिए परेशान आप नहीं होंगे। ठीक है, ये करेक्शन आपको करवा दिया जाएगा या तो बोनस करा दिया जाएगा एच अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेज, तो इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। अब देखिए, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होता तब तो दिक्कत ही नहीं था, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनता। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये रिवर्स बायस्ड में है। कैसा है रिवर्स बायस्ड में? तो रिवर्स बायस्ड में अगर होगा यानी VB क्या होगा ग्रेटर देन क्या होगा VA, यानी ये करंट ऐसे जाएगी। अब देखिए ये 4 ओम, ये 5 ओम और ये 4 ओम किसमें है सीरीज में है। तो यहां से अगर मैं R नेट निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा R1 + R2 + R3, ये आपका 4 ओम + 5 ओम + 4 ओम, ये आ जाएगा आपका 13। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपको बोनस कराया गया है कि क्या कराया गया, वो देखा जाएगा। देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन है इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू दे रखी है 8i कैप + 4j कैप + 3k कैप, ऐसा कुछ दिया गया है। अच्छा, ये कह रहा है कि एरिया जो है वो 100 यूनिट है XY प्लेन पे। पहली चीज अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि सर एरिया जो होती है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 3 हमारे पास क्वांटिटी होती हैं जो होती तो स्केलर हैं, लेकिन अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हम उन्हें वेक्टर की तरह ट्रीट करा सकते हैं। ठीक है, हमारे डॉट प्रोडक्ट का रूल फेल ना हो इसके लिए हम उसको यूज करते हैं। या आप छोड़िए सारी चीजों को, 3 चीजों को याद रखिए। अगर बहुत छोटी वैल्यू हो लेंथ की, बहुत छोटी वैल्यू हो एरिया की, बहुत छोटी वैल्यू हो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो वहां पे हम तीनों को किसकी तरह ट्रीट करते हैं वेक्टर की तरह। और दूसरी चीज, जब हम एरिया को एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो ये हमेशा प्लेन के कैसे होगा परपेंडिकुलर। प्लेन के कैसे होगा परपेंडिकुलर, यानी एरिया अगर अब मुझे लिखना हुआ तो होगा तो ये 100 ही, लेकिन ये परपेंडिकुलर होगा XY प्लेन के, यानी एक्चुअली कौन सा प्लेन हम लेंगे Z प्लेन। A डैश को दिखाने के लिए कौन सा Z प्लेन, यानी क्या होगा K। अब देखिए हमें फाई निकालना है तो फाई का फार्मूला होता है E क्रॉस A। ये आ जाएगा 8i कैप + 4j कैप + 3k कैप, और इधर आपका कितना आ जाएगा 100k कैप। अब हमें पता है कि k कैप का मल्टीप्लाई किससे होगा k कैप से, यहां से कितना आ जाएगा 300, और देखो i का मल्टीप्लाई k से 0, j का k से 0, k का k से 1 आएगा, और यहां से कितना आ गया 300 यूनिट। तो ये क्वेश्चन बच्चे बहुत प्यारा क्वेश्चन था, और अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो थोड़ा सा बस हमें सोचना है कि एरिया जो होगा एरिया वेक्टर ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू या एरिया वेक्टर जहां भी हम लोग लिखते हैं ना, एरिया लिखते हैं उसके बाद एन कैप लिखाते हैं। एन कैप दिखाता है कि ये कैसा है नॉर्मल है। यूनिट वेक्टर जो दिखाता है वो दिखाता है कि वैल्यू तो भले 1 है, इसकी यूनिट वेक्टर की वैल्यू भले 1 है, लेकिन ये कैसा होगा परपेंडिकुलर होगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था बच्चे, आगे बढ़ते हम लोग। आगे बोल के रखा है कंसीडर पीवी डायग्राम ऑफ एन आइडियल गैस सोन इन फिगर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। P
इक्वल टू क्या लिखा है, कांस्टेंट बाई वी। तो यहां से हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, और हमें पता है ये वैल्यू कितनी आती है, एनआरटी। तो देखिए अगर पीवी कांस्टेंट है तो इसका सीधा मतलब एनआर तो पहले से कांस्टेंट है, टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर टी कांस्टेंट हो गया तो आंख बंद करके हम इस प्रोसेस को बोल सकते हैं कि ये कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये प्रोसेस कैसा हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। और अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है यानी टेम्परेचर के हमेशा कैसा मिलेगा, परपेंडिकुलर। तो अब बस आपको सोचना है कि इसमें कहां पे टी के परपेंडिकुलर लाइन मिल रही है। और देखिए यहां पे 34 में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 34 में हमें कौन सा मिल रहा है, तीसरा। क्योंकि ये भी ध्यान रखिए कि प्रेशर जो है वो पहले क्या था, ज्यादा था, बाद में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले क्या था, ज्यादा था, बाद में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इधर प्रेशर पहले ज्यादा था, बाद में कम हो रहा है। इधर देखेंगे तो पहले कम था, बाद में क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ये डायग्राम नहीं होगा। तो बस इतना ही हल्का सा सोचना था मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। A body of mass 1 kg lies smoothly inclined plane. The block of mass m is given F is equal to 10 Newton horizontally. The magnitude of net normal reaction force H. बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। अब देखिए प्रभु, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले थीटा मान के करते हैं, फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। अब देखो हमें पता है कि ये ब्लॉक थोड़ा सा, या इसको हटाते हैं, थोड़ा सा इंक्लाइन लेते हैं ताकि आपको डायग्राम समझने में दिक्कत ना हो। ये रहा आपका ब्लॉक, ब्लॉक था, इसको रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। इसका वेट 1 kg है, तो इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, mg। अगर ये थीटा है तो हमें पता है कि इधर की तरफ क्या होगा, थीटा होगा। तो ये कितना आ जाएगा, mg cos थीटा। और इसी के जस्ट सीधे में, इसके जस्ट सीधे में क्या होगा, हमारा नॉर्मल होगा। और इधर की तरफ अगर हम देखेंगे, इधर की तरफ हमारा mg sin थीटा होगा। अच्छा, फोर्स तो ऐसे लग रहा है, लेकिन फोर्स को हम शिफ्ट करा ले कोई समस्या नहीं है, फोर्स को हम शिफ्ट करा सकते हैं। ये रहा फोर्स। अब फोर्स को भी दो कंपोनेंट में हम तोड़ लेंगे, ठीक है। फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इधर की तरफ ये भी थीटा होगा, तो ये आ जाएगा 10 cos 45 डिग्री। इधर की तरफ जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 sin 45 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो अब ध्यान से देखिए, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर है, दो चीजों के, एक तो mg cos थीटा के, प्लस ये बराबर है 10, 45 की थीटा की वैल्यू है, ये तो क्लियर है, प्लस 10 sin 45 डिग्री। अब देखिए यहां से वैल्यू मैं लिखने की कोशिश करता हूं, तो n इक्वल टू mg, m की वैल्यू 1, g 10, तो 10 और cos 45 की वैल्यू 1/√2, प्लस अगला भी लिखेंगे 10 sin 45 की वैल्यू 1/√2। तो यहां से ये आ जाएगा n इक्वल टू 20/√2। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, 20/√2 नहीं है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 20√2/2। इसे मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट लिखा जा सकता है 10√2 न्यूटन, 10√2 न्यूटन। काफी अच्छा क्वेश्चन था और इसमें कोई नया लॉजिक नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ते हम लोग। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल शोन इन फिगर रेडियस ऑफ आर। अच्छा बच्चा देखो, हमारा टारगेट होता है कि किसी भी क्वेश्चन को बहुत स्मूथली कर लेना, उसके लिए सिंपल वे यूज करेंगे हम लोग। तरीका ये यूज कर देंगे कि जब ये इधर की तरफ जा रहा है तो ये इसी सेम लाइन पे पड़ रहा है, ये भी क्या पड़ रहा है, सेम लाइन पे पड़ रहा है। दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, सेम। एक की वजह से देखो
आउटवर्ड मिलेगी और एक की वजह से इनवर्ड। ये सब सारी चीजें हमें नहीं सोचनी, हमें ये ध्यान रखना है कि जब कोई पॉइंट हो, स्ट्रेट लाइन उसी पे मिल रही हो, वो स्ट्रेट लाइन में पड़े तो वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। तो यहां कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपका नीट का पेपर है तो वहां पे आपको ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरीके से सोच के कर सकते हो। हाँ, अगर आप चाहो तो इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी नेट जो मिलेगा वो बराबर किसके मिलेगा, B1 माइनस B2 के। और B1 बराबर किसके है, B2 के है, क्योंकि सारा डेटा सेम है। तो यहां से ये डायरेक्ट आ जाएगा B नेट इक्वल टू 0। चाहो तो आप वैल्यू और डायरेक्शन के साथ भी कर सकते हो, लेकिन इतना टाइम किल नहीं करना है। आगे कहा जा रहा है चार्ज Q is placed at distance to r from the center of a conducting cell of radius r, the potential at the center of the cell is। देखिए, अब इस सेल की वजह से तो कोई पोटेंशियल होगा नहीं, जो भी पोटेंशियल होगा इस प्लस क्यू की वजह से होगा। तो यहां अगर मैं लिखना चाहूं पोटेंशियल तो मैं यही फार्मूला यूज करूंगा ना, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान डिस्टेंस यहां से यहां तक की ले लीजिए 2r। तो यहां से हम लिख सकते हैं q अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, सॉरी 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना यहीं पे 2 का, इसमें 8 पाई इप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है 37 का 1। द डायग्राम शोज द एनर्जी लेवल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन एटम विच ट्रांजिशन सोन रिप्रेजेंट द इमिशन ऑफ फोटॉन विद द मोस्ट एनर्जी। पहली चीज देखिए बच्चे, ये जो पहला वाला है ये किसको दिखा रहा है, एब्जॉर्प्शन को। किसको दिखा रहा है, एब्जॉर्प्शन को। देखिए, थोड़ा सा स्मूथ तरीका हम यूज करेंगे और ये थोड़ा सा अलग होके कोशिश करेंगे कि आसानी से कर दे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का तरीका यूज करेंगे तो ये होगा, पहली जो सीरीज हम लिखेंगे वो हमारी ये सीरीज होगी, लाइमन, बामर, वाशन। अच्छा, हमें पता है कि सबसे कम एसोसिएटेड वेवलेंथ सबसे कम कहां मिलेगी, लाइमन में। एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या मिलेंगी, सबसे कम मिलेंगी कहां पे, लाइमन में। तो इसका सीधा मतलब है कि एनर्जी सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा इमिशन ऑफ फोटॉन विच मोस्ट एनर्जी शो कर रहा है। तो N1 से लेके N2, और ये कौन सा पड़ रहा है, तीसरा, तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। यहां तक हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, 38 का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अब देखिए, हो सकता है कि आप इसको चाहते तो दूसरे भी तरीके से कर देते, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, बल्क मॉडुलस फॉर एन इनकंप्रेसिबल लिक्विड। तो B इक्वल टू हमें फार्मूला पता है -P dP बाई dV। ऐसा कुछ फार्मूला हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ के बैठे हैं, तो इससे कोई दिक्कत हम लोगों को होनी नहीं है। अब देखो, जब हमें पता है कि ये इनकंप्रेसिबल है तो dB की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो B इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, इंफिनिटी। कितना आ जाएगा, इंफिनिटी। या आप ये बात याद रखिए कि अगर भाई इनकंप्रेसिबल लिक्विड है तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी कितनी होगी, 0। और कंप्रेसिबिलिटी का ठीक उल्टा, कंप्रेसिबिलिटी का ठीक उल्टा क्या होता है, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 अपान कंप्रेसिबिलिटी। ये किसके बराबर होता है, 1 अपान कंप्रेसिबिलिटी के। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ गई, इंफिनिटी आ गई। और ये याद रखना कि यही सेम मिलता है हमें, और किसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए भी हमें पता है कि बल्क मॉडुलस कितना मिलता है, इंफिनिटी मिलता है। इसके लिए बहुत ज्यादा हमें थिंक करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हमें पता ये भी है कि अगर हो सकता है कि कभी पूछ दिया जाए कि बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल के लिए बताइए। आइसोथर्मल के लिए ये इनिशियल प्रेशर होता है, और यही अगर एडियाबेटिक के लिए पूछा जाए तो एडियाबेटिक के लिए हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, गामा पी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 39 का आंसर देखेंगे तो 39 का आंसर तीसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises into a height h. The mass of water in capillary tube is m. If the radius of the tube is double mass of water, then that will rise in capillary tube is. देखो h इक्वल टू अगर लिखना हुआ तो 2t
कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं, जहां पे टी आपका, थोड़ा सा ध्यान देना, टी आपका सरफेस टेंशन है। हो सकता है कि आप इसको किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, तो वहां कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। टी सरफेस टेंशन अपान क्या लिखेंगे, आर रो जी। और मास इक्वल टू अगर मुझे लिखना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, रो इंटू सिलेंडर है, वी, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच, यही कुछ लिखा जाएगा। अब देखिए मास की जब बात कर रहे हैं तो यहां से हम लोगों को एक चीज क्लियर हो गई कि मास, अब जब आर स्क्वायर लिखा गया और एच लिखना हुआ तो यहां से हम एच क्या लिख सकते हैं, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 2t cos थीटा बाई 2t cos थीटा बाई आर रो जी। आर से आर कैंसिल होगा तो यहां से हमें m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना मिल गया, आर के। अब यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे तो यहां लिख सकते हैं m1 बाई m2 दैट इज इक्वल टू r1 बाई r2। अब कहा जा रहा है कि रेडियस डबल की जा रही है, तो मास ऑफ वाटर जो रेज करेगा, तो देखिए ये m है अपान m2 निकालना है, रेडियस डबल हो रही है, r अपान 2r, r से r कटेगा तो m2 इक्वल टू कितना आ गया 2m, m2 इक्वल टू कितना आ गया 2m। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। As shown in figure, a metal rod makes contact with parallel rails and completes the circuit. The circuit area is perpendicular to the magnetic field B equal to 1.0 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है बच्चे कि मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है, रेजिस्टेंस R दे रखा है आपको 2 ओम, फोर्स आपसे पूछ रहा है, वेलोसिटी भी दे रखा है आपको 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा लेंथ यहां दे रखा है, लेंथ 50 इंटू 10 पावर -2 मीटर। अब सिंपल सा फार्मूला आपको लगाना है, और फार्मूला हमें पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, बी वी एल। बी कितना 1, वेलोसिटी कितनी 2 सॉरी, और एल कितना 50 अपान 100, ये आ जाएगा E इक्वल टू 1। तो यहां से I इक्वल टू अगर मुझे निकालना हुआ तो ये E बाई आर आएगा 1 और R की वैल्यू 2 है, तो ये कितना आ गया 0.5 ओम। अच्छा ये पूछ क्या रहा है आपसे, फोर्स, तो F इक्वल टू आई बी एल लिख, सॉरी ये एम्पियर होगा, और फोर्स निकालना है तो ये फार्मूला सिंपल लगा दोगे, आई बी एल, आई की वैल्यू कितनी है 1/2, बी की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू, ये एल की वैल्यू कितना लिख सकते हैं 50/100। तो यहां से कटेगा 25/100 बचेगा, इसे लिख सकते हैं 0.25 न्यूटन। तो देखिए एक ही ऑप्शन 0.25 न्यूटन लग रहा है, वो कौन सा है 0.25 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। If the length of a vibrating segment of a sonometer increased by 1% change in length of frequency is, अब देखिए इसके लिए फार्मूला हम लोग पढ़ के रखे, F इक्वल टू 1/2L T/, या कुछ लोगों ने टेंशन बाय न्यू पढ़ा होगा, जहां पे न्यू क्या होता है आपका मास पर यूनिट लेंथ होता है, उससे कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, या आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा कि कैसे इस क्वेश्चन को आप हैंडल करना चाहते हैं। कुछ लोग इसको 2 पाई रूट में L बाई न्यू भी पढ़ा होगा, तो वहां से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिर्फ चेंज कहां हो रहा है, लेंथ में, तो यहां पे हम लिख सकते हैं डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू, यहां पे डायरेक्ट लिखा जा सकता है डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां से लिखा जा सकता है डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100, ये बराबर आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, और ये वैल्यू आपको बोल के रखा है कि लेंथ में जो चेंज हो रहा है वो 1% है, ये बराबर किसके होगा, डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100। इसके 2-3 फार्मूले, किसी भी फार्मूले से कर लेते तो आंसर वही आता, तो कितना हो जाएगा 1%। आगे बढ़ते हम लोग।
फाइंड द आरएमएस करंट इन द सर्किट। बहुत गजब का क्वेश्चन है बच्चे, और हो सकता है कि आपके लिए ये पूरा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना। आईआरएमएस पूछा है तो ये हम आराम से कर सकते हैं। देखिए पहले ये E1 और E2 की बात करते हैं। तो E1 आपका ये वैल्यू है 3, E2 कितना है, ये E1 है, ये आपका E2 है, ये कितना है 4। तो अब हमें रिजल्टेंट जो मिलेगा वो क्लियर है 5 मिलेगा, और यहां से एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो देखिए, या अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आपने कई बार फेजर डायग्राम में जहां भी आपको दिखे कि चीजें साइन के रूप में या कॉस के रूप में चल रही हो तो फेजर डायग्राम ले लेते हैं। तो यहाँ पे ई नेट अगर मुझे लिखना हुआ ना तो मैं ऐसे लिख दूंगा, रूट में E1 प्लस E2 का, E1 का स्क्वायर और E2 का स्क्वायर, उसके बाद फिर साइन पाई टी प्लस tan इनवर्स। बस यहीं पे थोड़ी सी चालाकी आपको रखनी है, या इसको रुक जाइए, जगह कम पड़ रही है, इधर से लिख देते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। देखिए ई नेट इक्वल टू हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, साइन पाई टी प्लस tan इनवर्स कॉस, कॉस का वाला अपान साइन वाला, कॉस वाला कौन है भैया, 4/3, 4/3। अब ये तो पता ही किसकी वैल्यू होती है, ई नेट। अब मुझे लिखना हुआ तो मैं यहां से लिख सकता हूं, E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 साइन पाई टी प्लस 3/4 जो होती है वो वैल्यू 37 की होती है, ये हो जाएगी 53 डिग्री की। 3/4 57 की, ये हो गया। अब देखिए यहां से हमें ई पता चल चुका है कि मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 5, और हमें चाहिए क्या, करंट। तो करंट इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो ये 5√2 इंटू 5R। अब ये कटेगा, कितना आ गया, 1/√2 एम्पियर। तो 1/√2 एम्पियर। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। देखो एक चीज तो हमें पता है कि सिंपल वे में जाया करो, जो लाइव पे देखे होगे। एक्सरे का यूज होता है किसके लिए, डिटेक्ट करने के लिए फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। आप लोग डॉक्टर बनोगे तो कुछ लोग ऐसी भी किस्मत होगी कि आर्थोलॉजी में जाओगे। अगर आर्थोलॉजी में जा रहे हो तो फिर कौन सा, देखिए सी का थर्ड, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा गलत है, चौथा गलत है। इस तरीके से 44 का एक ही आंसर हो रहा है, कौन सा, दूसरा। अच्छा और भी मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंफ्रारेड का यूज करते हैं मस्कुलर स्ट्रेन के लिए। जैसे इंफ्रारेड का आप देखते होंगे कि इंफ्रारेड यूज हो रही थी, ठीक है, फिजियोथेरेपी आप जब करवाते हो तो वहां यूज होती है। डेली लाइफ से कनेक्ट करो। रेडियो वेव्स, भाई रेडियो सुनने में, ब्रॉडकास्टिंग में अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है ये ठीक है, किससे करे, ओजोन लेयर से होती है, ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन सबसे आसान तरीका था एक्सरे के बेसिस पे देख लेना। किसी एक को हिट करिए, आगे निकल जाइए। बच्चे हर क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन करना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है, और अगर हर क्वेश्चन के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो फिर आप रुक जाओगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद लास्ट में आते हैं, ये देखिए 4 दिया गया है। हम कुछ ऐसा खोजेंगे कि ताकि एक बार में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, पूरा करना ना पड़े। तो ये देखिए, पहले हम सबसे पहले डी को ही देख लेते हैं, और डी को अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल डाइएटॉमिक की, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5। तो 5/2 RT हो गया। अब इसके लिए नहीं सोचना है, तो अब सोचिए कि डी का आर ना यहां है, ना यहां है, ना यहां है, सिर्फ किस में है, चौथे में। बाकी कोई मिलाने की जरूरत नहीं है। अब हो सकता है कि आप लोग इस तरीके से करो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई समस्या नहीं है बच्चे। देखो बोल रहा है आर न्यूक्लियाई आर नॉट ऑफ द सेम साइज। जी हाँ, सारी न्यूक्लियाई सेम साइज की नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियाई डिपेंड करता है आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 पे, जहां पे आर नॉट जो होता है वो इंपेरियल कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, जाने दीजिए, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या इसी को 1.2 फर्मी या फेम्टोमीटर बोल देते हो। अब देखो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, डायरेक्ट
अगर हम यहां से देखें तो r डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है किस पे, a की पावर 1/3 पे। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं, या आपको ये भी पता है कि प्रैक्टिकली देखा गया है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ए के। यहीं से तो ये रिलेशन डेराइव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम साइज की बात करेंगे तो वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा, और सारे न्यूक्लियाई का सेम साइज नहीं होता। तो ऐसा भी सही, रीजन भी सही है, और जो साइज आप न्यूक्लियस डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे, ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन। At a certain place, a magnet moves 30 oscillation per minute. At another place where the magnetic field is doubled, its time period is. अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो t इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 2 पाई आई बाई एम बी। अच्छा, हमें बाकी चीजों से मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट में b, या इसे ये भी लिखा जा सकता है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बी। यहां से हम लिख सकते हैं टी वन का स्क्वायर अपान टी टू का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू बी टू अपान बी वन। टी वन का बी वन नीचे, टी टू का बी टू ऊपर। अब थोड़ा सा आपको सोचना और था कि ये कह रहा है कि 30 ऑसिलेशन पर मिनट, यानी टाइम पीरियड कितना होगा। अब देखिए वो कह रहा है कि 30 ऑसिलेशन अगर एक मिनट में यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1/2। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1/2। तो यहां से टाइम पीरियड हम निकालेंगे तो टाइम पीरियड कितना आ जाए, फ्रीक्वेंसी जो है वो, चलिए कर दे रहे हैं ताकि आपकी आत्मा दुखी ना हो। एफ इक्वल टू कितना आ गया, 30/60, ये कटा 1/2 आ गया। तो टाइम पीरियड 1/f होता है, ये आ जाएगा 2। तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 का स्क्वायर अपान टाइम पीरियड T2 का निकालना है, ये बराबर B1, B ले लीजिए, और ये जस्ट डबल हो रहा है 2B, B से B कटा, स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा T2 का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहां से T2 इक्वल टू आ जाएगा रूट में 2 सेकेंड। सिंपल तरीका है बच्चे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे 2 प्लस जेड, यहां पे जेड प्लस 2 है भाई। 2 प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया, जेड प्लस 2 प्लस कुछ भी होता। अब मान लो P है, तो अब यहां से ये P की ये वैल्यू बराबर होगी, तो यहां से P की वैल्यू आ गई 0, यानी यहां 0। ऊपर से देखते हैं 4 प्लस ए, ये बराबर किसके होना चाहिए, a प्लस 3 प्लस क्यू के। अब ये मान लेते हैं कि k जो था नीचे की तरफ p था, ऊपर की तरफ q। q की वैल्यू निकालते हैं, a से a कट गया, तो q की वैल्यू कितनी आई, 1। तो यहां से लिख सकते हैं k, p की वैल्यू 0, q की वैल्यू 1, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यूट्रॉन। कौन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। तो 48 का 4th हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्वांटिटी पीवी इक्वल टू केटी रिप्रेजेंट्स। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। वैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इन द गैस को ही ये रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कैसे करता है ये सवाल बड़ा है बच्चे, और उस पर हमारा ध्यान जाना भी चाहिए। पीवी इक्वल टू हम लोग लिखते क्या है, एनआरटी, ये लिखा जाता है। पीवी इक्वल टू हम एनआरटी लिखते हैं, और K इक्वल टू क्या होता है, R/N। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें तो R की जगह क्या लिख सकते हैं, KN। अब देखिए अब कुछ हम लोग अपने टर्म में आ रहे हैं, तो PV इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, NKNT। अब किसको किसको इधर लेना है, ये ले लीजिए इसको। तो PV बाई KT, या KT कैपिटल ही लेके चले हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। KT ये बराबर किसके आ जाएगा, स्मॉल n कैपिटल N, और ये दिखाएगा किसको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसको दिखाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसको दिखाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे इतना समझाने की जरूरत थी, आप लोग अच्छे बच्चे हो, आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द गैस को।
अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। अब कोई 4 पाथ की किया गया है फुटबॉल के लिए और इग्नोर करिए सारे इफेक्ट को। अब ये पूछ रहा है कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग देखिए, सबका देखिए हाइट क्या है, सेम। मैं दिखा रहा हूं, हाइट सबकी क्या है, सेम। रेंज क्या है, अलग अलग। तो हाइट सबकी सेम है। और अब देखो हाइट एच मैक्स हमारा 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g पे, जी बदलेगा नहीं, यानी एच मैक्स डिपेंड करेगा किस पे, एक यू पे दूसरा साइन थीटा पे, यानी साइन थीटा पे ये कंपोनेंट कितना बन रहा है उस पे डिपेंड करेगा। अब थोड़ी सी चीज ध्यान दीजिए कि अगर हमने थीटा बढ़ाया तो साइन थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। बेसिक चीज है कि जीरो पे कितना मिलता है, जीरो। 30 डिग्री पे हमें कितना मिल जाता है, 1/2, और यही 90 पे कितना मिल जाता है, 1। हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन थीटा की। किसकी बात कर रहे हैं, साइन थीटा की। तो इसका मतलब देखिए थीटा सबसे कम किसके लिए है, 1 के लिए। थीटा की वैल्यू सबसे कम किसके लिए है, 1 के लिए। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि थीटा 1 ये लेस देन है थीटा 2 से, थीटा 3, थीटा 4। ऐसा हम लोग बता सकते हैं कि थीटा 1, 2, 3, 4 सबसे ज्यादा किसके लिए है, थीटा की वैल्यू सबसे, सॉरी हम लोग ध्यान नहीं दिए थोड़ा सा। यहां से देखिए ये 1 यहां से यहां तक है, तो थीटा सबसे ज्यादा किसके लिए है, 1 के लिए, फिर 2 के लिए, 3, 4। सबसे ज्यादा वैल्यू थीटा की किसके लिए आ रही है, तो इसका मतलब साइन थीटा थीटा ज्यादा तो साइन थीटा ज्यादा, और साइन थीटा ज्यादा और सेम हाइट पे जाने के लिए आपको यू क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। अगर जिसका थीटा अगर ज्यादा है तो इसका मतलब यू क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो यानी सबसे कम जो होगी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं इनिशियल, सबसे कम किसकी होगी, v1 सबसे कम होगा, उससे ज्यादा v2 होगा, उससे ज्यादा v3 होगा, सबसे ज्यादा v4 होगा। तो इस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस मिल रहा है 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, ये किसके लिए है, वेलोसिटी के लिए। तो इसी तरीके का ऑप्शन हमारा चौथा मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहीं पे ये सेशन समाप्त होता है और मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा पेपर इजी था।